नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक बेहतरीन विषय पर चर्चा करने के लिए। बेहतरीन इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वंस अपॉन ए टाइम वादा किया था कि वो कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी, और उन्हीं की तरफ से देश के गृह मंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है और कहा है कि राम मंदिर, धारा 370 जैसे विषय तो अब पूरे हो चुके हैं और अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। टेक्निकली यह एक चुनावी वादा था जो कि मैनिफेस्टो के अंदर किया जाता है, लेकिन चुनावी वादे को पूरा करने के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था व्यक्त की है देश के गृह मंत्री ने। अब विषय महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यदि इस विषय के ऊपर देश के इतने सीनियर्स लीडर ने एक साथ इतनी इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो जरूर हमें जान लेना चाहिए कि क्या कुछ होगा यदि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। क्या फर्क पड़ेगा जीवन में आम जनता के, इससे कौन सी चीज हमें मिल जाएगी, किस तरह के परिवर्तन लाइफ में आएंगे, इन तमाम बातों के बारे में आज की चर्चा होने वाली है। फॉर योर रेफरेंस कि ये बात कहाँ की है, तो मैं बता दूं कि हाल ही के दिनों में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यालय के अंदर दौरा किया गया। वहां पर उन्होंने बोला कि राम मंदिर, सीएए, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 तो हो गया, अब कॉमन सिविल कोड की बारी है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन ये बताने की कोशिश करता हूं कि कॉमन सिविल कोड का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के संविधान के अंदर जब हम बात करते हैं कि भारत का संविधान, भारत की प्रियम्बल में किस प्रकार का एक्सपेक्ट किया गया है, तो आंसर निकल के आता है कि सेक्युलर कैरेक्टर एक्सपेक्ट किया गया है। सेक्युलर बोले तो कि हमारे देश का, यानी कि हमारी सरकार का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन जितने भी प्रकार के रिलीजन हैं वो अपनी मान्यताओं को विदाउट एनी प्रोबायस और सरकारी इंटेंशन पूरा कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू रीति रिवाज, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रीति रिवाज, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी आप धर्म फेथ फॉलो करते हैं, आपको इस देश में फॉलो करने से कोई नहीं रोकेगा। और यदि इस स्टेट को लगता है कि आपके अपलिफ्टमेंट की सहायता की जानी चाहिए, तो सकारात्मक सेक्युलरिज्म के माध्यम से गवर्नमेंट आपको तमाम प्रकार की योजनाओं से बेनिफिट पहुंचाएगी, फिर चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो या फिर मक्का मदीना की हज यात्रा हो। अब सवाल यह बनता है कि कॉमन सिविल कोड का अर्थ क्या निकला। अर्थ यह निकला कि जहां देश भारत के संविधान में संशोधन के माध्यम से यह जोड़ता है कि हमारा प्रियम्बल एक शब्द जोड़ता है सेक्युलरिज्म। अगर आपको मालूम हो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके माध्यम से हमने धर्मनिरपेक्षता नहीं अपितु पंथ निरपेक्षता को अपनी यहाँ की प्रस्तावना में जोड़ा था। अब एक सवाल बनता है, और वो सवाल बहुत वाजिब है जो बनना चाहिए। सवाल ये है कि सर, जब हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि अपने देश में सब लोग अपनी मर्जी से धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार आर्टिकल 25 के तहत फॉलो कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून बनाने की? क्योंकि एक तरफ तो, क्योंकि यहीं से एक बड़ी डिबेट शुरू होती है कि क्या भारत का सेक्युलर कैरेक्टर इस वजह से अब नहीं रह जाएगा जब कॉमन सिविल कोड होगा। कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि भारत में रहने वाले जितने भी मजहब हैं उन सबके लिए एक जैसा कानून होना। फिर चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, आप जिस भी धर्म को या जिस भी फेथ को आप फॉलो करते हैं, आप सबके लिए कानून एक जैसा होगा। कानून एक जैसा होने का अर्थ यह हुआ कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप अपनी वाइफ के लिए ट्रिपल तलाक शब्द 3 बार तलाक तलाक उच्चारित करके बोलते हैं, तो आने वाले टाइम में वो तलाक मान्य नहीं होगा। सभी धर्मों में एक ही प्रकार के कानून से विवाह होंगे, एक ही कानून से उत्तराधिकार अधिनियम होंगे, एक ही कानून से सेपरेशंस होंगे। यानी कि कानून सेम होगा तो आपके लिए कोर्ट्स में जाते समय ना किसी पंडित की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी काजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित ही एक बड़ी डिबेट छेड़ देते हैं कि क्या देश में सेक्युलर कैरेक्टर खतरे में पड़ने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो आपने कहा सबके लिए अपना अपना धर्म मानना अलाउड है, और दूसरी तरफ कहते हो कि सबको अब एक ही बात माननी है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन याद रखिए साथियों, जब आप सबके लिए एक जैसी बात बोलते हैं, दैट मीन्स सरकार अब किसी भी प्रकार से किसी एक धर्म के लिए बायसनेस नहीं दिखा पाएगी। आप ऐसे समझिए, समटाइम्स देश में जब राइट विंग गवर्नमेंट आती है, सो कॉल्ड राइट विंग का मतलब जो मेजॉरिटी
पॉपुलरिस्टिक अप्रोच रखती है, मेजॉरिटी को ध्यान में रखकर काम करती है, उन्हें लेकर हमारे मन में विचार आता है कि सरकार जो है वो बहुमत के लिए काम कर रही है। लेकिन भविष्य में कॉमन सिविल कोड आ जाने से ये सेक्युलर कैरेक्टर बचा रहेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। बचा रहेगा का मतलब ये हुआ कि अब आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये व्यक्ति हिंदू था तो इसको एडवांटेज दे दिया, ये मुस्लिम था तो इसको एडवांटेज दे दिया, ये सिख था तो इसको एडवांटेज दे दिया। दैट मीन्स अब सबको एक ही लाठी से हाँका जाएगा। कहने का अर्थ आपको और स्पष्ट रूप से बताएं तो जो शब्द चला आता था अपीजमेंट, तुष्टीकरण, अब वो शब्द आपके सामने सुनने का मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अपीजमेंट का अर्थ ही ये होता है कि किसी एक की गलतियों को नजरअंदाज करके उसको गलतियों से बचाकर सहायता प्रदान करते रहना, किसी एक के गुनाहों पर पर्दा डालते हुए उसकी प्रशंसा करते रहना। तो कुल मिलाकर अर्थ ये है कि आने वाला समय आप सबके लिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 दैट वाज आल्सो कंसीडर्ड एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। तो अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि सर एक बात बताएं, इस प्रक्रिया को करने के लिए क्या कहा गया है। देखिए साहब, बात ऐसी है, अमित शाह जी ने कहा कि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है वो इस काम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड सरकार कॉमन सिविल कोड को ध्यान में रखकर काम करना शुरू कर चुकी है, और सभी विद्यार्थियों को यह जरूर पता होना चाहिए कि देश में गोवा ऐसा राज्य है जहां पर ऑलरेडी कॉमन सिविल कोड चलता आ रहा है, क्योंकि वो कॉमन सिविल कोड पुर्तगालियों की देन है। वहां पर मुस्लिम और हिंदुओं को एक ही कानून मानना पड़ता है, अर्थात वहां पर ट्रिपल तलाक जैसी जो चीजें हैं वो नहीं चल पाती हैं। तो कहने का अर्थ यह है, अमित शाह जी की बात को अगर गौर फरमाएं तो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जो भी बचा है अब वो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा देश के गृह मंत्री का कहना है। अब साहब बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि सर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ने कहां चला के देखा, क्या यह सच है? बिल्कुल, उत्तराखंड की ये न्यूज आपके सामने है। मैंने जिसको अंडरलाइन किया हुआ है दैट इज ऑफ 25 मार्च। धामी स्टार्ट्स वर्क ऑन उत्तराखंड ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक्सपर्ट सेज स्टेट वेल विद इन राइट, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने अपने तथ्य में कहा था। एक इंटरव्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें अमित शाह जी के द्वारा अपने 21 फरवरी 2022 को दिए गए एक टेलीविजन इंटरव्यू न्यूज 18 में भी इस बारे में चर्चा की गई कि उनकी सरकार के द्वारा ऑलरेडी इस विषय पर कार्य शुरू हो चुका है। सब जगह से अब देखा जाएगा कि किस जगह की क्या इश्यूज हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करेंगे। पर ये देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर ये शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत है। इसका मतलब सरकार इस चीज के लिए तैयार है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं मैनिफेस्टो आफ्टर ऑल होता क्या है। देखिए, मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनाव में उतरने से पहले राजनीतिक पार्टी जो चीजें अपने उम्मीदवारों के माध्यम से जनता को देना चाहती हैं वो चुनावी घोषणा पत्र में लिख दी जाती हैं। जैसे राम मंदिर का जिक्र था, जैसे आर्टिकल 370 का जिक्र था, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र था। बड़े मुद्दों के ऊपर ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे ब्लैक मनी, जैसे गुड गवर्नेंस, लो कॉस्ट हाउसिंग, लिंकिंग रूरल जॉब्स स्कीम टू असेट क्रिएशन, हाई स्पीड रेल नेटवर्क, वाटर टू एवरी विलेज, रिवीजन एंड अपडेटिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। ये सब चीजों पर सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कार्य लगातार कर रही है। अब आपके मन में एक सवाल और उठना चाहिए जो कि बड़ा ही लाजमी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, सर एक बात बताइए कि कॉमन सिविल कोड जो है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा पैदा किया गया शब्द है या पहले से ही इसके बारे में चर्चाएं रही हैं? चलिए थोड़ा सा आपको और बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीतिक पार्टियों को अपनी नीतियां बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, जिसे आप डीपीएसपी कहते हैं, जिनका भारत के संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में जिक्र है, उन्हीं में आर्टिकल नंबर 44 कॉमन सिविल कोड की बात करता है। अर्थात हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों से यह अपेक्षा रखी गई है कि जो भी सरकारें अपनी नीतियां बनाएंगी वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगी, अर्थात कॉमन सिविल कोड लाएंगी।
तो आपके मन में फिर एक सवाल आएगा, सर एक बात बताइए, ये बहुत बड़ा डिबेट नहीं हो जाएगा, सेक्युलरिज्म वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो जब भी आप इस डिबेट में फंसें तो ये याद रखिएगा कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में सेक्युलरिज्म को और बढ़ावा देने का प्रयास है, उसे कम करने का प्रयास नहीं है। अब आप पूछेंगे बढ़ावा कैसे दे रहा है? फिर से मैं बता रहा हूं, जब किसी को किसी कारण से ना फायदा पहुंचाया जाएगा ना नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसका मतलब आप किसी भी एक के बारे में ना तो कभी ज्यादा अच्छा करेंगे ना ही किसी के बारे में कम अच्छा करेंगे। अर्थात देश सरकार सबको एक आंख से देखेगी, यानी सबको समान दृष्टि से देखेगी। अब आपके मन में फिर सवाल बनेगा, लेकिन सर हर बात के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह हुआ कि कई धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे अपने कानूनों में इंटरफेयर किया जा रहा है, जैसे मुस्लिमों से अपेक्षित है, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा इस बात पर हमेशा आपत्ति जताई गई है कि ऐसा क्यों किया जाएगा, जब हमारे देश में हम अपने कानून को मानते हुए आज तक सारी प्रक्रियाएं प्रथाएं मानते आ रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर इसका मतलब तो कोर्ट में ये बात लंबी चलने वाली है। कोर्ट में लंबी चलने वाली है का मतलब क्या हुआ कि कोर्ट में इस आर्टिकल 44 को इंप्लीमेंट करने के लिए मूल अधिकार आड़े आने वाले हैं। आर्टिकल 25 सामने आके खड़ा हो जाएगा कि हमारे धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने के राइट के ऊपर सरकार कैसे रोक लगा सकती है। तो 25 को बचाते हुए लोग 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ये तो कई बार अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे चुकी हैं कि क्यों आज भारत में अलग अलग धर्म के हिसाब से कानून चलते हैं, क्यों ना इन सबको एक ही कानून से ड्रिवन किया जाए। ये बात यहां पर मल्टीपल टाइम डिस्कस हो चुकी है। यानी पॉइंट इज कि हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी इस बारे में चर्चा कर चुकी हैं कि इन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए अक्रॉस इंडिया। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर्ट के द्वारा तो ऑलरेडी इन डिमांड है, ये कोई नई चीज नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई। अब एक अलग प्रश्न बना होता है, सर क्या सारे के सारे मुस्लिम्स जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? तो चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इतिहास बताता हूं। साथियों, भारत में कॉमन सिविल कोड की जो असली लड़ाई शुरू हुई या डिमांड शुरू हुई, वो शुरू हुई थी शाह बानो के टाइम पर। शाह बानो केस देश का एक ऐसा केस जिसने कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए सरकारी प्रयासों को सामने लाकर रख दिया था। यानी शाह बानो वो केस था जिसने राजीव गांधी सरकार के माध्यम से वो गलती करवा दी थी जिसके चलते हुए एक शब्द बहुत हिट हो गया था, दैट वाज तुष्टीकरण, दैट इज अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। क्या है ये पूरी कहानी? चलिए इसको आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वंस अपॉन ए टाइम इन द टाइम्स ऑफ 70 के दशक की बात है, इंदौर के एक बहुत बड़े वकील साहब हुआ करते थे। नाम था उनका मोहम्मद अहमद खान। शाह बानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और 43 साल तक साथ रही अपनी बीवी शाह बानो को उनके 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। एक झटके में जब 59 ईयर ओल्ड शाह बानो घर से बेघर हो गई तो वकील साहब ने बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे जो दे दिया करते थे उन्हें भी रोक दिया। शाह बानो अपने पति से अलग होने के बाद, तलाक सुनने के बाद अपने पति से अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसा या गुजारा भत्ता मांगने लगी। लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। विवाद इतना हुआ कि जो तलाक बिद्दत है, यानी कि 3 तलाक के माध्यम से वकील साहब ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मेहर की रकम का भुगतान कर खान साहब ने 2 टूक कह दिया कि अब आगे एक नया पैसा नहीं देंगे। यानी शादी के समय जो धन दिया गया था वो पकड़िए वापस, हो गया, चलिए तुम तुम्हारे रास्ते हम अपने रास्ते। 3 तलाक के बाद शाह बानो ने खान से हर महीने जो गुजारा भत्ता मांग की उसको लेकर के वो अदालत पहुंची। मोहम्मद अहमद खान जो कि खुद एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए पैसा दिया। अब ये इद्दत की बिद्दत क्या होती है? इद्दत की बिद्दत होती है जब कोई महिला 3 साल तक किसी भी प्रकार से 3 महीने तक शादी के बाद का जीवन जीती है तो असल में अगले 3 महीने तक ही पैसा देने का प्रावधान है, उसके अलावा आप पैसे नहीं दे सकते। ये शब्द है इद्दत की बिद्दत। अब वकील साहब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर पहुंच गए और इधर से शाह बानो इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दलील देने पहुंची और कहा कि मुझे हमारे अधिकारों पर भी वही समानता चाहिए जो हिंदू महिलाओं को प्राप्त है।
अब सवाल है कि साहब हिंदू महिलाओं को क्या प्राप्त है। हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वर्क करता है, जिसके तहत कहा गया है कि एक तलाकशुदा पत्नी को उसके पति से तलाक की राशि के रूप में आधी संपत्ति प्राप्त होगी, और अगर पति जिम्मेदारी नौकरी में है तो उसे वो सब चीजें प्राप्त होंगी जिसके माध्यम से वो अपनी पत्नी के गुजारे भत्ते को पूरी तरह निर्वाह कर सके। शाहबानो के केस में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शाहबानो को शादी के बाद, वो तलाक के बाद उनके पति के द्वारा वही तमाम राशियां रकम दी जानी जारी रहनी चाहिए जो कि एक प्रकार से हिंदू महिलाओं को प्राप्त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अपने खिलाफ मान लिया और मुस्लिमों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक प्रकार का प्रदर्शन शुरू कर दिया। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए एक कानून पारित किया, और कानून में यह कहा गया कि हम मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह वो घटना थी जिसमें शाहबानो तो पीड़ित बनी, लेकिन मुस्लिम राजीव गांधी सरकार से खुश हो गए। यह बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह वेल डॉक्यूमेंटेड है, फैब्रिकेटेड नहीं है। इसको यह ना समझे कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। जो भी लाइनें मैं बोल रहा हूं, आप अभी के अभी नवभारत टाइम्स में इस लाइन को एज इट इज पढ़ सकते हैं। मेरी जितनी भी बातें हैं वो अखबारों में कोटेड, वेल कोटेड हैं। इसके बाद में बात देश में बहस के रूप में छिड़ गई कि क्या देश में महिलाओं को सुरक्षा के रूप में अपने पति से तलाक के बाद की रकम प्राप्त करना अलाउड नहीं है, या धर्म ही यह निर्धारित करेगा कि कोई महिला अपने 5 बच्चों के साथ बेघर होकर जमीन पर भटकती रहे। इस बारे में एक नई बहस छिड़ गई और तभी से इस ट्रिपल तलाक पर रोक लगाए जाने की और सारे देश में जितने भी प्रकार के लोग रह रहे हैं उन्हें कॉमन कोड से, यानी कॉमन कानून से गवर्न करने की बात शुरू हो गई, और यही बात आगे चल करके बड़ी होती चली गई। आप सबको मैं यहां पर एक चीज और मेंशन कराना चाहूंगा एज एन आंसर, आप अपने पास इसे लिख करके रखें, और वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी यूसीसी लाने का प्रयास किया था एट द टाइम्स ऑफ 1835। BN राव समिति ने हिंदू लॉ 1941 के अंदर कोडिफाई भी किए थे, लेकिन देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच किसी प्रकार की बहस ना छिड़ जाए, इसको लेते हुए हमेशा इसे टाला जाता रहा। शायरा बानो भी एक ऐसा ही केस बनी जैसे शाह बानो थी। ये दोनों वो केस हैं जिनके बाद में ये बहस छिड़ गई कि जिस प्रकार से हिंदुओं की मैरिज को एक कानूनी रूप से हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न किया जाता है, वैसे ही मुस्लिमों के लिए कोई सिंपल कोड क्यों नहीं बना दिया जाता। देश में आर्टिकल 44 पर उठी इस मांग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बहुत बार डिमांड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मल्टीपल टाइम कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच की लाइन है जो आपको पढ़नी चाहिए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेयर एज द फाउंडर्स ऑफ द Constitution in Article 44 is in Part 4 dealing with directive principles of state policy had hoped and expected that the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territories of India. Till date, no action has been taken in this regard. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बात को लेकर के कि भाई देश की सरकारों को जब पता है कि हमें कॉमन सिविल कोड लाना है तो ये आज तक लाए क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही इस बात की पक्षधर है कि कॉमन सिविल कोड आए, और आज सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। फिर आपके मन में एक सवाल बनना फिर से शुरू होगा, सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो फिर एक बात बताइए, फायदे क्या होंगे। पहला सबसे बड़ा फायदा, जितने भी वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, लाइक जो आपने महिलाओं के बारे में बात सुना, बच्चियों के बारे में बात सुना, जितनी भी प्रकार की प्रथाएं हैं उन सब पर रोक लग सकेगी, कानून से वो गवर्न होने लगेंगे। चूंकि कोर्ट के पास भी कानून एक ही होगा, इसलिए वो एक ही कानून से सबको ड्राइव करने लगेगी, यानी सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज होंगे। सेक्युलरिज्म की भावना को बल मिलेगा, जेंडर जस्टिस होगा, क्योंकि महिलाओं के नाम पर जो उत्पीड़न है उसे पूरी तरह से रोका जा सकेगा। सर इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है क्या? बिल्कुल है। चैलेंजेस इसलिए हैं दोस्त क्योंकि देश में ऑलरेडी कम्युनल पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 इसके रास्ते में बहुत बड़ा चैलेंज है। 25 जो कि राइट टू प्रोपोगेट, प्रोफेस और प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन बात करता है, फ्रीडम ऑफ राइट की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। इन दैट केस ये आर्टिकल 25 44 के रास्ते में आगे खड़ा होगा और देश में फिर से एक बड़ी बहस छिड़ेगी। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यूसीसी के आते ही जिस प्रकार से गोलकनाथ, केशवानंद भारती प्रकार के केस आपने सुने हैं, यूसीसी के रेफरेंस में भी देश में कोई बहुत बड़ा केस निकल कर आएगा जो कि फिर से एक लैंडमार्क केस बनेगा। इसके साथ साथ और देश के अंदर ऐसी टेरिटरीज हैं जहां के हिसाब से
कोर्ट्स के अंदर कानूनी रूप से कुछ परिवर्तन किए जाने प्रस्तावित हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये आज की जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आई तो आप सभी साथियों के लिए आज हमारा जो रेफरल कोड है वो है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें उस पर आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। इस कंटेंट की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर प्राप्त हो जाएगी, आप वहां से इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। और एक अल्टीमेट चीज जो आप सबके लिए कल रखी गई है, 12 बजे कल एक बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है, हजारों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए तो एक और चीज मेरे दिमाग में चल रही है, और वो ये है कि जो जयपुर में हमारा सेंटर है ना, जल्दी ही मैं वहां आप सबसे मिलने वाला हूं पर्सनल गाइडेंस के लिए। आप तब तक के लिए टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, यूज माय रेफरल कोड अंकित 10, जीतीए लैपटॉप, मोबाइल, फिटबिट, अमेजन वाउचर्स और 100% तक स्कॉलरशिप। 3000 स्टूडेंट्स को तो हम स्कॉलरशिप दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लाखों स्टूडेंट्स में अपने इस टेस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए तो एटलीस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट पता चल जाएगी कि आप कहां एग्जिस्ट करते हैं। यदि आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अनअकैडमी ऑफर कर रहा है कल के दिन ऑफलाइन सेंटर्स ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर पर फ्री टेस्ट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 एंड सी सेट। सिमिलरली आप ऑनलाइन भी इस पेपर को दे सकते हैं, बस आपको काम कितना सा करना है, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 याद रखना है, बस इसको लगाइए। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। और सुन लो भैया, प्रीलिम्स के 10,000 सवाल की एक बुकलेट हम लोग आजकल सब्सक्रिप्शन के साथ बांट रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।